अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर और आप देख रहे हैं विद उमर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी पावरफुल सीरीज का लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये मेरे इस लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 होगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पिछले मेरे जो 3 पार्ट्स थे एक लेक्चर नंबर 1 के, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि M1, M2, M3 और M4 क्या है और ये कौन सी टर्म्स है और कहां से आई है। कैसे यूएसए खुद से पैसे प्रिंट नहीं कर सकता, एक पूरा सिस्टम होता है पैसे प्रिंट करने का। तो वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक जनरल आइडिया। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोगों से कि लोग कहते हैं कि यूएसए जैसे चाहे वैसे पैसे प्रिंट कर सकता है, मतलब वो जितने चाहे पैसे प्रिंट कर सकता है अगर वो चाहे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। इससे बहुत ज्यादा जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर सकती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और रिसेशन का रिस्क होता है। यूएसए जैसे चाहे वैसे प्रिंट नहीं कर सकता। पैसों का एक खुद का सिस्टम होता है, वरना इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों का रिस्क होता है। लोग कहते हैं जो द फेड है, द फेडरल रिजर्व, वो जैसे चाहे पैसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसे का एक खुद का एक अपना इदारा होता है, पूरा एक सिस्टम होता है जिससे एक कंट्री की इकोनॉमी चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड वर्सेस फिएट करेंसी। ये क्या है? बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि जब यूएसए 1971 से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करता था, मतलब जितना गोल्ड होगा उतने ही पैसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन 1971 के बाद यूएसए ने ये स्टैंडर्ड को छोड़कर एक नए स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया जिसको कहते हैं हम फिएट करेंसी। फिएट करेंसी हम उनको कहते हैं जैसे कि डॉलर बिल्स। वो उस करेंसी को इन्होंने अडॉप्ट करने के बाद अब इससे गवर्नमेंट के पास जो एक अपर हैंड है, अब वो अपनी मर्जी से पैसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम से। लोग कहते हैं फेड कैसे प्रिंट कर सकता है, जैसे चाहे वैसे प्रिंट कर सकता है, लेकिन नहीं होता। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखें, जो फेड है वो पैसे की सप्लाई को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि जैसे बॉन्ड्स बाय करता है और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है, जिससे जो मनी सप्लाई है वो एक उनके कंट्रोल में आ जाती है, जिससे उनको एक अपर हैंड मिलता है। इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ना कि मनी को प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है तो पैसे प्रिंट होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे पैसे प्रिंट नहीं किए जाते जितना मर्जी आप चाहो, ऐसे पैसे कभी प्रिंट नहीं होते। अब बैंकिंग वगैरह, इसमें बेसिकली अगर आप एक बैंक को अपने पैसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक में आप रखवाते हैं $100,000, उसका 90% बैंक एक लोन दे सकता है किसी बंदे को। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने $100,000 एक बैंक में डिपॉजिट करा दिए, उसके बाद अब बैंक उसका 90% जो कि हुआ $90,000 उसको किसी को भी वो लोन पे दे सकता है। इस तरीके से मार्केट में मनी मल्टीप्लाई होती है। अब M1, M2, M3 ये टर्म्स क्या है और कहाँ से आई? बेसिकली M1 ये चीज है जो कि वो पैसे कहलाते हैं जो कि फ्री मनी होती है, मतलब फ्री से मुराद जो हमें बहुत ज्यादा आसानी से मिलती है, इजी मनी, जिसे हम कहते हैं इजी मनी। ये बहुत ज्यादा आसानी से मिलती है। इसमें कोई मतलब ऐसी चीज नहीं होती जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, कहीं साइन करना पड़ता है या कोई सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंट होना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इजी मनी होती है, जैसे कि डॉलर बिल्स और कॉइन्स जो हमारी जेब में होते हैं, और वो पैसे जो हमने एक ऐसी चीज में रखा है जो हमें बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ आराम से मिल सकते हैं, इनको वो पैसे कहते हैं। अब M1 का लॉजिक क्या है? M1 जब बढ़ता है इसका मतलब है लोग बैंक से कैश ले रहे हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, जिससे बिटकॉइन और गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। इसी तरीके से M2 है। M2 में बेसिकली M1 के साथ वो सारे पैसे जो थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, जैसे कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें आप पैसे को सेव करते हो, या सीडीज अंडर 100 के, इसमें आपको थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें आपको लेकिन एक शॉर्ट टाइम के बाद पैसे मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड मनी होती है जो हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स और कुछ साइंस के बाद मिलती है। ये वो मनी कहलाती है। बेसिकली M2 जब बढ़ता है इसका मतलब है अब स्टॉक और गोल्ड मार्केट और इसके साथ साथ BTC बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, लेकिन जब ये कम होता है तो इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद M3, M1, M2 प्लस सारी चीजें जो जैसे बड़े फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशन मनी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक,
इन सारे पैसों को मिलाकर होती है। M3 में बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, बड़े बड़े लोगों के पैसे होते हैं जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मनी कहते हैं, वो इसमें इंक्लूड होती है। जो बैंक्स में पैसे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से निकालने होते हैं, जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, उन पैसों को हम M3 कहते हैं। बेसिकली M3 का भी यही है, M3 बढ़ता है, बिटकॉइन गोल्ड ऊपर जाएंगे, M3 नीचे गिरता है, बिटकॉइन गोल्ड नीचे गिरेंगे। तो अब अगर यूएसए जैसे चाहे वैसे पैसे प्रिंट करेगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन और रिसेशन बहुत रिस्क हो जाएगा, जैसे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में हुआ। इसलिए यूएसए ऐसे किसी भी ऑर्डर को नहीं लेता, बल्कि एक अपनी खुद की एक पॉलिसी में चलता है। ये बात हम सबको पता होनी चाहिए और ये एक बेसिक बात है दोस्तों कि सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप देखते हैं, जो चीजें जो मनी से ऑपरेटेड होती है, दोस्त थिंग जो मनी से ऑपरेट की जाती हैं, वो यूएसए के डॉलर की पॉलिसीज पर होती हैं। ये एक बहुत ज्यादा बेसिक बात है जो आप लोगों को याद रखनी होगी, क्योंकि सारी चीज, सारा निजाम, यहाँ तक कि क्रिप्टो ट्रेडिंग तक में हर चीज यूएसए की पॉलिसीज पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कि M1, M2, M3 ये कौन सी टर्म्स है, ये कहाँ से आई है, और यूएसए कैसे मनी खुद से प्रिंट नहीं कर सकता बल्कि ट्रेजरी बॉन्ड्स और पैसे को इंजेक्ट करता है मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर कर। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग मेरे लेक्चर नंबर 1 के वो चारों पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।